एक तो पहले ही महंगाई की आग लोगों को जला रही है और आज आधी रात से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लोगों की मुसीबत बढ़ने जा रही है। जरा देखिए आज से आपको पेट्रोल और डीजल के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। मोदी सरकार ने पहली बार फोड़ा है पेट्रोल डीजल बम। आधी रात से पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने आधी रात से पेट्रोल 1.69 रुपए प्रति लीटर और डीजल 50 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया है। तेल कंपनियों की दलील है कि इराक संकट के चलते कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी आई है, जिसके चलते दाम बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा है। पेट्रोल के दामों में इस इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल 71.56 की बजाय 73.25 प्रति लीटर में मिलेगा, तो कोलकाता में 79.42 की बजाय अब 81.11 प्रति लीटर में मिलेगा। मुंबई में पेट्रोल 80.16 की बजाय 81.85 प्रति लीटर और चेन्नई में 74.76 की बजाय 76.45 प्रति लीटर में मिलेगा। तेल कंपनियों की दलील है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल $4 महंगा हुआ है, तो डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी भी दाम बढ़ने की वजह है। वहीं डीजल की बात करें तो दिल्ली में डीजल अब 57.78 प्रति लीटर, कोलकाता में 62.47, मुंबई में 66.34 प्रति लीटर और चेन्नई में 61.62 प्रति लीटर में मिलेगा। आपको बता दें कि यूपीए सरकार ने जनवरी 2013 में हर महीने डीजल के दाम 50 पैसे बढ़ाने का फैसला लिया था और पॉलिसी को मोदी सरकार भी आगे बढ़ा रही है। बहरहाल डीजल के दाम बढ़ने के बाद माल ढुलाई भी महंगी हो जाएगी, जिसके बाद महंगाई के और बढ़ने की संभावना है। सरकारी तेल कंपनियां इराक संकट को इसके लिए जिम्मेदार बता रही हैं, पर आम आदमी के मन में एक ही सवाल है कि मोदी राज में अच्छे दिन कब आएंगे। पेट्रोल डीजल के साथ प्याज भी देश की जनता को रुला रही है। प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। सरकार का कहना है कि बाजार में प्याज की कमी नहीं है, बल्कि कालाबाजारी करने वाले दाम बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल वही कि काला बाजारों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। देश में इस साल प्याज की बम्पर फसल होने के बावजूद रिटेल मार्केट में प्याज के दाम में आग लगी हुई है। देश भर में पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते प्याज के दाम में 5 से 10 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खबर के मुताबिक देश में प्याज के सबसे बड़े थोक बाजार लासाल गांव में पिछले 2 हफ्ते में प्याज का भाव 40% बढ़कर 18.5 रुपए किलो हो गया। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई समेत पूरे देश में हर जगह प्याज का दाम बढ़ने से जनता परेशान है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्याज की थोक कीमतों और खुदरा कीमतों में 2 गुने से ज्यादा का अंतर दिख रहा है। प्याज की बढ़ती कीमत पर अब विरोधी दलों को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी का ये सदा कहना रहा था जब वो विपक्ष में थे कि कांग्रेस की नीतियों के कारण गृहिणी के आंसू बह रहे हैं। अब तो वो आंसू बहने और तेज हो गए हैं जब किसी भी घर में प्याज कटता है, और वो आंसू प्याज के कारण नहीं बह रहे हैं, वो बढ़ी हुई कीमतों के कारण बह रहे हैं। 6 दिन का सपना दिखा के आलू जो भ्रम में आकर के सपना दिखाया गया और सबको भोगना है अभी सभी लोगों को। 2 हफ्ते में ही प्याज के दाम 40% बढ़ने के बाद सवाल उठने लगा है कि मोदी सरकार सिर्फ अच्छे दिन लाने के सपने दिखा रही है कि हकीकत में उसके लिए कोई कोशिश भी कर रही है। सरकार का कहना है कि दाम बढ़ने के लिए जमाखोर जिम्मेदार हैं, तो मोदी सरकार जमाखोरों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। देश के एक सांसद ने ऐसा शर्मनाक बयान दिया है जिसे सुनकर आपका सर शर्म से झुक जाएगा। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से तृणमूल सांसद तपस पाल ने कैमरे पर खुलेआम कहा कि वो अपने लोगों से कहकर विपक्षी पार्टी की महिलाओं का रेप करा देंगे और खून की नदियां बहा देंगे। पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के सांसद तापस पाल ने महिलाओं को लेकर दिया है शर्मनाक बयान। उनके भड़काऊ भाषण से जुड़े इस ताजा वीडियो के सुर्खियों में आते ही कोलकाता से दिल्ली तक सियासी गलियों में आग भड़क गई। আমি কাউকে ছেড়ে দেবো না, কিন্তু একটা যদি কোনো বিরোধী আজকে তৃণমূলের কোনো মেয়ে, কোনো বাপ, কোনো বাচ্চার গায়ে হাত দেয় তাদের পুষ্টিকে আমি যা করে চলে যাবো। আমার ছেলেদের ঢুকিয়ে দেবো করে চলে যাবো। सीपीएम समेत समूचे विपक्ष और कानून के जानकार लोगों ने तापस पाल के भाषण को गैर जिम्मेदार और भड़काने वाला बताते हुए फौरन कार्रवाई की मांग उठा दी है। Reported in media as a public statement of the MP is execrable, and I think it is going to cause further deterioration of the condition of the security of women in West Bengal. तापस पाल के बयान के जरिए विपक्ष ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी तीर छोड़ने शुरू कर दिए हैं। सवाल पूछे जाने लगे हैं कि महिलाओं की गरिमा को तार तार करने वाले भड़काऊ भाषण के आरोपी सांसद के खिलाफ
आखिर ममता कार्रवाई कब करेंगी? दूसरी ओर टीएमसी ने भी सांसद तापस पाल के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है और 48 घंटे के भीतर उनसे जवाब मांगा है। हालांकि सांसद के खिलाफ पार्टी और कानून के स्तर पर कार्रवाई क्या होगी, इस सवाल पर टीएमसी नेताओं ने चुप्पी साध ली है। See those statements made by Mr. Taposh Pal, our Lok Sabha MP, they were made some 6 or 7 weeks ago. But it doesn't really matter whether they were made 6 or 7 weeks ago or whether they were made 7 days ago. Those were utterly insensitive statements, and the Trinamool Congress does not endorse such. तापस पाल के भड़काऊ भाषण ने नए सांसदों के प्रशिक्षण में जुटी लोकसभा की महिला स्पीकर सुमित्रा महाजन समेत पूरी राजनीतिक बिरादरी के सामने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या इस भड़काऊ भाषण के बाद वो सदन के सदस्य रहने के काबिल हैं। लोकसभा चुनाव में मोदी की आंधी ऐसी चली कि बड़े बड़े दिग्गज और बड़ी बड़ी पार्टियां तिनकों की तरह उड़ गई। अब खबर यह है कि ऐसी ही 3 बड़ी पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो देश में सिर्फ 3 नेशनल पार्टी रह जाएंगे। देश की 3 राष्ट्रीय पार्टियों के लिए बुरी खबर है। खबर के मुताबिक बीएसपी, एनसीपी और सीपीआई से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन सकता है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद चुनाव आयोग ने तीनों पार्टियों से पूछा है कि क्यों न उनका राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया जाए। अगर इन पार्टियों का राष्ट्रीय दर्जा छिनता है तो सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम ही राष्ट्रीय पार्टियां बचेंगी। नियम के मुताबिक राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट हासिल होना चाहिए। लोकसभा की कुल सीटों में से 2% सीटें कम से कम 3 राज्यों से मिली हों। पार्टी को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा मिला हो। इस लोकसभा चुनाव में एनसीपी, बीएसपी और सीपीआई इन नियमों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। अगर इनका राष्ट्रीय दर्जा छिनता है तो एक ही चुनाव चिन्ह पर पूरे देश में चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सरकारी प्रसार माध्यमों में मुफ्त एयर टाइम नहीं मिलेगा। सरकार इन पार्टियों को मुफ्त में मतदाता सूची नहीं देगी। आपको बता दें कि 2010 में चुनाव आयोग ने 5 पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा छीन लिया था। इनमें लालू यादव की पार्टी आरजेडी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और मुलायम सिंह की पार्टी एसपी शामिल थी। सोमवार को पहली कट ऑफ लिस्ट जारी होने के बाद आज से शुरू हो रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले की प्रक्रिया। 2.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने दाखिले के लिए किया है आवेदन। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज से दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस साल एडमिशन साल 2012-2013 में हुए दाखिलों के आधार पर ही होंगे। 2012-2013 के आधार पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत सोमवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 3 साल के कोर्स में दाखिले के लिए अपना पहला कट ऑफ लिस्ट जारी कर दिया और लगभग सभी कॉलेजेस के कट ऑफ लिस्ट 90% से ऊपर हैं। डीयू की एकेडमिक काउंसिल ने 3 साल के कोर्स का प्रस्ताव पास कर दिया है, जिसके बाद ही डीयू में एडमिशन के लिए रास्ता साफ हुआ। डीयू के वाइस चांसलर पहले ही बयान जारी कर 4 साल का कोर्स वापस लेने का ऐलान कर चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीटेक के छात्र 4 साल के कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि डीयू ने बाकी कोर्स के लिए 3 साल के कोर्स में एडमिशन लेने का ऐलान किया है। डीयू में अपने पहले कट ऑफ लिस्ट के आधार पर छात्र 3 जुलाई तक नामांकन करा सकेंगे। इस साल दाखिले के लिए आवेदन भरने वाले 2,70,000 से ज्यादा छात्रों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली में शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर। आज से राजधानी में महंगी हो गई है शराब। नई पॉलिसी के तहत दिल्ली में शराब पर 8 से 12% रेट बढ़ा दिए गए हैं। शराब पीने का शौक रखने वालों के लिए बुरी खबर। अब उन्हें राजधानी दिल्ली में आज से शराब की ज्यादा कीमतें चुकानी पड़ेंगी। दिल्ली सरकार के एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक्साइज की नई पॉलिसी जारी कर दी है। नई पॉलिसी में शराब पर 8 से 12% तक रेट बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि बियर और इंडियन मेड फॉरेन लिकर के रेट 20 जून से ही लागू हैं, लेकिन कंट्री लिकर और दिल्ली माइल्ड लिकर के रेट आज से लागू होंगे। नए रेट बढ़ने से एक्साइज डिपार्टमेंट को 250 करोड़ अतिरिक्त रेवेन्यू मिलेगा। पिछले वित्त वर्ष में एक्साइज डिपार्टमेंट को 3,151 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था। इस साल टारगेट 3600 करोड़ रुपए रखा गया है। एक्साइज डिपार्टमेंट अवैध शराब की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए लगातार छापेमारी करेगा। इससे भी रेवेन्यू में इजाफा होगा। बात करें कंट्री लिकर की, जिसे दिल्ली मीडियम लिकर कहते हैं, तो उसमें 10 रुपए का इजाफा किया गया है। यानी पहले इसकी एक बोतल 90 रुपए की होती थी, आज से ये बोतल 100 रुपए की मिलेगी। एक्साइज डिपार्टमेंट ने अपने ब्रांड के प्राइस फिक्सेशन के लिए भी कहा है। कंपनी के रेट भेजने के बाद ब्रांड के हिसाब से इसमें कुछ बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। मोदी सरकार में लेट लतीफ और आलसी अफसरों की खैर नहीं है। अब देर से ऑफिस आने वाले कर्मचारियों को तिगड़ी डांट पिलाकर उन्हें घर वापस भेजा जा रहा है। मोदी सरकार में सरकारी अफसरों और बाबुओं की शामत आ गई है। लेट से ऑफिस पहुंचने वालों के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर उनके मंत्री भी चल पड़े हैं। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को सुबह सुबह अपने विभाग का औचक दौरा किया। दौरे में उन्होंने पाया कि करीब 25 से ज्यादा कर्मचारी दफ्तर पहुंचे ही नहीं हैं। अफसरों की लेट लतीफी देखकर मंत्री जावड़ेकर आग बबूला हो गए। बताया जा रहा है कि इसके बाद देर से पहुंचने वाले सभी कर्मचारियों को ये कहते हुए घर भेज दिया गया कि मंत्री जी आपसे मिलने आए थे, आपके मौजूद नहीं रहने की वजह से वो वापस चले गए, लिहाजा आप लोग भी घर जाइए। मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के सख्त रवैये से सरकारी कर्मचारी दहशत में हैं। आपको बता दें कि इससे पहले रक्षा मंत्रालय के दिल्ली ऑफिस में पिछले हफ्ते कर्मचारियों को एक नोटिस पर साइन करने को कहा गया था।
जिसमें सुबह 9 बजे तक दफ्तर नहीं आने पर कार्रवाई की बात कही गई थी। इसी तरह हाउसिंग मिनिस्ट्री में अगर कर्मचारी 15 मिनट से ज्यादा लेट होते हैं तो उन्हें अपने सीनियर्स को इसकी सूचना देनी पड़ती है। झारखंड के रांची शहर में फेसबुक के जरिए फ्रेंड बनाकर 3 दोस्तों ने की एक व्यक्ति की हत्या। आरोपी तीनों शख्स गिरफ्तार। पुलिस वालों की हिरासत में खड़े इन तीनों नकाबपोश युवकों ने फेसबुक के जरिए कुंदन सिंह नाम के व्यक्ति को अपना दोस्त बनाकर उसकी हत्या कर दी। कत्ल की यह सनसनीखेज वारदात झारखंड की राजधानी रांची की है। हत्या एक तरह का रिवेंज हत्या था। 2010 में अरविंद सिंह की हत्या हुई थी, जिसमें इस कांड का जो मृतक था वो मुख्य आरोपी था। अरविंद सिंह के दोनों बेटों ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का प्रण लिया था और लगातार इस चीज का ट्राई भी कर रहे थे। साल 2010 में कुंदन सिंह ने अरविंद सिंह नाम के शख्स की हत्या कर दी थी। पिता की मौत का बदला लेने के लिए अरविंद सिंह के दोनों बेटे राहुल कुमार और रोहित कुमार ने अपने दोस्त गुनीश अरोड़ा के साथ मिलकर कई दफा कुंदन सिंह को निशाने पर लेने की कोशिश की, लेकिन इन्हें कामयाबी नहीं मिली। तब इन तीनों ने एक लड़की के नाम से फेसबुक आईडी बनाई और कुंदन सिंह को झूठी आशिकी के जाल में फंसाया। इसके बाद मौका पाते ही इन लोगों ने कुंदन सिंह को एक खास जगह पर मिलने के लिए बुलाया। जब कुंदन सिंह बताई गई जगह पर पहुंचा तो पहले से घात लगाए इन लोगों ने कुंदन सिंह के सीने में 6 गोलियां उतार दी। फिलहाल पुलिस ने कुंदन के कत्ल में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है, लेकिन कत्ल की इस खूनी साजिश ने एक बार फिर फेसबुक के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश कर दिया है। मुलायम के गढ़ सैफई में इटावा के डीएम स्विमिंग पूल में हुए घायल। स्विमिंग पूल में ड्राइव लगाने पर सिर में लगी गहरी चोट, इलाज के लिए दिल्ली लाया गया। स्ट्रेचर पर घायल पड़ी ये शख्स उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के डीएम है, जिन्हें सफाई के एक स्विमिंग पूल में नहाना भारी पड़ गया। जी हां, उसी सफाई में जो समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम का गढ़ है और सूबे की सत्ताधारी सरकार जहां करोड़ों रुपए सफाई महोत्सव के नाम पर फूंक देती है। उसी सफाई में बने स्विमिंग पूल की हालत इस कदर खराब थी कि जब सोमवार शाम इटावा के डीएम पूल में स्विमिंग करने उतरे तो बुरी तरह घायल हो गए और उन्हें सिर पर गहरी चोट आई। दरअसल स्विमिंग पूल की गहराई बहुत कम थी, जिसका अंदाजा डीएम साहब को नहीं था और उन्होंने स्विमिंग पूल में जैसे ही डाइव लगाई उनका सिर सतह से टकरा गया और वो घायल हो गए। हालांकि सरकार की ओर से उन्हें फौरन एयर एम्बुलेंस की सहायता भेजी गई, जिसके बाद उन्हें गुड़गांव के वेदांता अस्पताल लाया गया और फिलहाल वहीं उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस घटना ने सफे की चमक दमक की पोल खोल दी है, जिसका दावा अखिलेश सरकार अक्सर करती रहती है। गुजरात के सूरत शहर में करोड़ों के ड्रग्स बरामद। एक ट्रक के जरिए जम्मू से लाया गया था ड्रग्स। गुजरात नारकोटिक्स टीम ने ट्रक ड्राइवर को दबोचा। टेबल पर सजी नशे की ये खेप गुजरात नारकोटिक्स अधिकारियों की गिरफ्त में खड़े शख्स के कब्जे से बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जाती है। ये नशे की खेप इससे पहले कि अपने ठिकाने पर पहुंचने में कामयाब होती, गुजरात नारकोटिक्स ब्यूरो की चौकस कार्रवाई ने नशे की साजिश को कर दिया बेनकाब। ट्रक में ऊपर जो उसका पार्ट है उसमें छुपाया हुआ था, जिससे कि नॉर्मल तलाशी के दौरान उसको कोई ढूंढ ना सके। शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि नशे की ये खेप इस ट्रक के जरिए जम्मू कश्मीर से लाई गई थी, जिसे पहले सूरत और फिर सूरत से मुंबई के लिए रवाना करना था। नारकोटिक्स ब्यूरो की माने तो नशे के इस काले कारोबार के पीछे बाकायदा एक अंतर्राज्यीय गैंग काम करता है, जो गुजरात के अलावा देश के कई राज्यों में ड्रग्स सप्लाई करता है। इस तरह की धरपकड़ में आमतौर पर जो ड्राइवर या एजेंट पकड़े जाते हैं वो केवल कुरियर मैन के तौर पर काम करते हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए ड्राइवर हरविंदर सिंह से पूछताछ कर नशे के सौदागरों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। मथुरा के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एक रिफाइनरी से तेल चोरी का मामला आया सामने। पाइपलाइन में वाल्व लगाकर होती थी पेट्रोलियम पदार्थों की चोरी। मथुरा के पौष इलाके में बने आईओसी की तेल रिफाइनरी से पेट्रोलियम पदार्थों की चोरी का मामला सामने आया है। पुष्पांजलि उपवन कॉलोनी में स्थित आईओसी की मथुरा से जालंधर जा रही पाइपलाइन में चोरों ने सेंध लगाकर लाखों का पेट्रोलियम पदार्थ चोरी कर सरकार को चूना लगाया है। इस भूमिगत पाइपलाइन में वाल्व लगाकर पेट्रोलियम पदार्थ की चोरी का खुलासा तब हुआ जब यहां सड़क बनाने का काम चल रहा था। इसी दौरान एक रोड रोलर एक गड्ढे में फंस गया और इस गड्ढे की खुदाई हुई तो तेल चोरी का मामला सामने आ गया। सूचना मिलने के बाद आनंद फानन में पुलिस और मथुरा रिफाइनरी के आला अफसर मौके पर पहुंचे, लेकिन रिफाइनरी में काम करने वाले कर्मचारी मीडिया से अपना मुंह छिपाते रहे। फिलहाल पुलिस इस चोरी के खेल की जांच में जुट गई है। रिफाइनरी की जो पाइपलाइन जाती है उसमें कुछ प्रयास किसी की तरफ से किए गए, जिसमें कि रिफाइनरी के इंजीनियर स्पेशलिस्ट जो है मौके पर मौजूद हैं, वो इस मामले को देख रहे हैं कि क्या स्ट्रक्चर जो साथ में अटैच है वो क्या है। मथुरा में तेल कंपनियों की पाइपलाइन में वाल्व लगाकर तेल चोरी कर चूना लगाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह मामले को देख रहे हैं कि क्या स्ट्रक्चर जो साथ में अटैच है वो क्या है। मथुरा में तेल कंपनियों की पाइपलाइन में वाल्व लगाकर तेल चोरी कर चूना लगाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।
लेकिन पुलिस और रिफाइनरी के अधिकारी इस तरह की चोरियों को रोकने में पूरी तरह नाकाम ही साबित हो रहे हैं और मामले में रिफाइनरी कर्मचारियों की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हैदराबाद में एक शख्स ने नाक से सबसे ज्यादा स्पीड से टाइपिंग कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया अपना नाम। तस्वीरें देखकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये शख्स कंप्यूटर के कीबोर्ड पर अपनी नाक क्यों रगड़ रहा है। तो हम आपको बता दें कि ये शख्स इस कीबोर्ड पर नाक नहीं रगड़ रहा बल्कि नाक से टाइपिंग कर रहा है और अपने हुनर से इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। मीडिया ने मुझे इतना हाईलाइट किया था कि मैं और हिंदुस्तान के लिए रिकॉर्ड लाने पर मजबूर हो गया और मैं हिंदुस्तान के लिए और एक रिकॉर्ड लाने के लिए बहुत मेहनत और मशक्कत किया। हैदराबाद के मोहम्मद खुर्शीद हसन पिछले कई साल से रिकॉर्ड बनाने के लिए नाक से टाइपिंग का अभ्यास करते आए हैं और इस साल 27 फरवरी को इन्होंने गिनीज बुक की ओर से दिए गए एक सेंटेंस को नाक से टाइप करने में महज 53 सेकंड लगाए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जिसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लंदन की ओर से खुर्शीद हसन को नाक से सबसे जल्दी टाइप करने का रिकॉर्ड बनाने पर सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया।